आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। बहुत सारे लोग किडनी की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। उनको जागरूक करने के लिए, इस किडनी रोग से लोगों को बचाने के लिए हमारा ये प्रयास है, आकाशवाणी का ये प्रयास है कि हम इस संबंध में लोगों को किस तरह से बचाव इस बीमारी से किया जा सकता है उसके प्रति जागरूक करें। तो हम अपने स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट, गुर्दा रोग यानी किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय कुमार सिन्हा जी। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए पांडुरंग जी, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई दशकों से जी हमारे विश्व में गुर्दा रोगियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जी। और इसका मुख्य कारण मधुमेह और उच्च रक्तचाप है, यानी कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है जी। पर इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिनके चलते गुर्दा रोगियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जी। और ऐसा जैसा हम लोग जानते हैं कि किसी भी रोग का बचाव करने के लिए अगर हमारी जागरूकता सही है तो हम उससे बच सकते हैं जी। लोगों को, आम जनता को इसके लिए जागरूक किया जाए जी। ताकि वो प्रभावी ढंग से अपने आप को इस रोग से बचा सकें जी। और अगर हम ऐसा बचा पाएंगे तो समाज में काफी हम लोग कुछ कर पाएंगे लोगों के लिए। मुख्य उद्देश्य जागरूकता का ही है और जो खास जागरूकता का विषय है हम लोगों के लिए जी। वो बच्चों में किडनी रोगों के बारे में है। देखिए, बच्चे हमारे समाज के भविष्य होते हैं और अगर इनमें ये रोग की संभावना अगर बढ़ती है तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य बिगड़ेगा। इस वजह से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ने ये प्रयास किया है कि इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए ताकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके, हम अपने समाज को सुरक्षित कर सके इस रोग से। डॉक्टर साहब, किडनी से जुड़ी कौन कौन सी ऐसी खास बीमारियां हैं? जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को उन्हें हमें बचाना है ताकि जो हमारी आगे की पीढ़ी है, हमारा जो कल का नागरिक है, वो स्वस्थ रहे। तो कौन कौन से ऐसे विशेष रोग हैं जो किडनी के रोग जो ग्रसित करते हैं लोगों को? हम दो तरह से इनको देख सकते हैं। एक तो बच्चों की जो हम लोग बात कर रहे थे, बच्चों में निश्चित रूप से जो शुरू के 5 वर्ष होते हैं जी, उनमें आनुवंशिक रोग होते हैं जी। और कुछ ऐसी बीमारियां होती जो माँ के पेट से ही बच्चों में दुर्भाग्यवश हो जाता है जी। तो प्रथम 5 वर्ष तो इन लोगों के लिए होता है। 5 से 10 वर्ष की आयु में ऐसा देखा जाता है कि आनुवंशिक रोग और उन रोगों के अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है, उसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है जो कि सामान्य तौर पे दस्त होने के बाद बच्चों में पाया जाता है और 10 वर्ष की आयु के बाद जो सामान्य बड़ों में जो बीमारियां होती है वो देखी जाती है। जी जी। बड़ों में ये देखा जाता है कि जो मूल कारण है डायबिटीज और उच्च रक्तचाप, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारे समाज के करीब, अगर आप डायबिटीज की बात करें तो हिंदुस्तान में करीब 5% लोग इस रोग से ग्रसित हैं जी जी। और इनमें भी 30% लोगों में किडनी संबंधित बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है जी। अगर इस संख्या को अगर आप ढंग से समझने की कोशिश करें तो अगर हमारी जनसंख्या 125 करोड़ है तो उसकी 5% जनसंख्या करीब 5 करोड़ से ऊपर की होती है और उसके 30% लोग, मतलब 30-35% का मतलब हुआ कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग। तो ये इतनी बड़ी संख्या है कि दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था इतने बड़ी संख्या का इलाज करने में संभव नहीं होगा। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जागरूक करें। अगर मधुमेह हो जाता है दुर्भाग्यवश किसी को तो उसका जितना बेहतर हम लोग इलाज कर सकते हैं और खासकर शुरू के जो 10 वर्ष होते हैं डायबिटीज के और हाइपरटेंशन के, अगर उस दौरान हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इनको बहुत बेहतर ढंग से इनका हम निदान करने की कोशिश करें तो भविष्य में इससे संबंधित बीमारियां होने की संभावना, खासकर गुर्दे रोग बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। हमारा पहला फोन हमें मिल गया है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं, बताइए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। सर, मेरे बेटे को जो है आज 4-5 साल से किडनी स्टोन होता है, निकल जाता है, होता है, निकल जाता है। जी जी। इससे क्या गुर्दे पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है? मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। उससे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं, नाम बताइए अपना। सर, हम शिवाजी नगर कॉलोनी से बोल रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रंजना। चलिए, डॉक्टर साहब तक आपकी बात पहुंच गई। डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। जी रंजना जी, आपके बच्चे की उम्र कितनी है? मेरे बच्चे की उम्र जो है 35 साल है। अच्छा, आपके घर में क्या किसी और को इस तरह का रोग है? नहीं सर, मेरे यहाँ किसी को इस तरह का रोग नहीं है। उसको 3-4-5 बारी स्टोन बनता है, निकल जाता है, निकलता है, बहुत पेन होता है उसको। तो उसको हम डॉक्टर को दिखाए तो सिरप और किडनी स्टोन सिरप दिलवाते थे, उससे निकल तो जाता था, मगर क्या भविष्य में उसको किडनी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है सर? जी जी। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। जो व्यक्ति अपने किडनी में स्टोन बनाना शुरू करते हैं उनको स्टोन फॉर्मर बोलते हैं और भविष्य में उनको स्टोन बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर कभी इस वजह से कहीं रुकावट आ जाती है गुर्दे में, पेशाब के रास्ते में कभी रुकावट हो जाएगी तो उस पे गुर्दे पे बुरा प्रभाव आने का डर हमेशा रहता है। पर कुछ चीजें अगर आप ध्यान दें तो जी, अगर कुछ चीजों पे आप ध्यान दें
तो आप इससे काफी हद तक उनको बचा सकते हैं। जैसे आपने कुछ दवाओं की चर्चा की, इसके अलावा खान पान निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चीज है, खासकर जो जिस स्टोन की आप बात कर रही हैं इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। यूजुअली ये ऑक्सलेट स्टोन होता है, तो खान पान में पत्ते वाली चीजों का इस्तेमाल कम करें आप, और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट्स हैं बिल्कुल उनको आप कम लें। पानी की मात्रा वो कहें कि जरूर भरपूर लिया करें, मतलब दिन में कोशिश करें कि 3 लीटर के आसपास उनको पेशाब हो, और तनाव कम रखें। अपना ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ तो उसको सही रखें, और कुछ दवाओं का नियमित रूप से सेवन करते रहे तो शायद बहुत हद तक इससे वो अपने आप को बचा सकते हैं। सर कौन सी सर बता सकते हैं? दवाओं के लिए तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, तभी दवाओं का नाम इस कार्यक्रम में तो नहीं बताया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आप जरूर संपर्क करेंगी और उस रोग से मुक्त हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। अच्छा सर, बहुत बहुत थैंक यू इतना बताने के। चलिए, डॉक्टर DK सिन्हा जी हमारे साथ हैं, और पहला प्रश्न बहुत ही उपयोगी था हमारे श्रोताओं की दृष्टि से भी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया, उनके प्रकार के बारे में कुछ आपने चर्चा की, हम जानना चाहेंगे कि कौन से कारण होते हैं जिनके चलते ये बीमारी होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम तो डायबिटीज ही है। दुर्भाग्यवश जो आज जितने मरीज डायलिसिस पे हैं उसमें करीब 50% मरीज ऐसे हैं जिनमें डायबिटीज है। तो मुख्य कारण डायबिटीज है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अचानक किसी कारण से गुर्दे खराब हो जाए, जैसे उनमें इन्फेक्शंस आते हैं, जैसे किसी को डायरिया हो गया, किसी को मलेरिया हो गया और किसी को निमोनिया हो गया, या किसी ने दर्द की दवाओं का अत्यधिक सेवन कर लिया, या किसी को पेशाब में संक्रमण हो गया। और इसके अलावा कुछ आनुवंशिक बीमारियां होती है जिसके बारे में हम जरूर आपको बताना चाहेंगे। एक बीमारी होती है जिसको हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है। ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि पुरुष और महिला दोनों को हो सकती है, और उन पुरुष महिलाओं को जिनमें ये बीमारी है उनके बच्चों में 50% इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है इस बीमारी की होने की। और 30 वर्ष की आयु तक अगर ये बीमारी उस व्यक्ति के बच्चों में अगर नहीं होती है तो शायद उससे बच जाते हैं, और नहीं तो उनमें ये संभावना बनी रहती है। दुर्भाग्यवश पुरुषों में जब ये बीमारी होती है काफी तेजी से आगे बढ़ती है। महिलाओं में इसकी बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। इसके अलावा एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें पेशाब में प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा आने लगती है और उससे किडनी में खराबी आती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमने संक्रमण की बात की, कि पहला प्रश्न रीनल स्टोन के बारे में जिन्होंने किया था। कई बार कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो कि बहुत दर्द नहीं कराते हैं, और जैसे फॉस्फेट स्टोन्स वगैरह होते हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और पेशाब के रास्ते में रुकावट करते हैं और किडनी को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमें जानना चाहिए, खासकर बड़ों में। डॉक्टर साहब, एक कॉल आ गया है, हम बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए पहले, कहाँ से बोल रहे हैं? हम विनेंद्र सिंह गाजीपुर अष्टभुजी कॉलोनी से बोल रहे हैं। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? बताइए, पूछिए डॉक्टर साहब से। सर, हम तो जो है वैसे तो जो है मतलब नेत्रहीन है, रोशनी गायब हो गई है। ये किडनी किधर होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं होने के, किडनी खराब होने? दुर्भाग्यवश आप नेत्रहीन हो गए, पर नेत्रहीन होने का कारण क्या था आपका? वो एक्सीडेंट में सर, और कुछ गलत दवाइयों का जो है रिएक्शन हो गया। जो पहला आपने प्रश्न किया कि गुर्दे कहाँ होते हैं, तो देखिए जहाँ पे पीठ की तरफ से, जहाँ पे छाती की हड्डियां जहाँ खत्म होती हैं पीछे की तरफ से, उसके ठीक नीचे दोनों तरफ 2 गुर्दे होते हैं सामान्य रूप से। जी सर। और जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुछ तो ऐसी बीमारियां होती है जो कि हम लोगों को ज्यादा ही प्रोन कर देती हैं कि इस बीमारी को हो, जैसे हमने मधुमेह और उच्च रक्तचाप की बात की। अभी आपने दवाइयों की चर्चा की, तो दवाइयां बहुत बड़े कारण है। अगर आप किसी कारण से आप दर्द की दवाओं का अत्यधिक सेवन करते हैं बिना चिकित्सीय परामर्श के, तब भी आपको ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ तक लक्षण की बात आपने की, कुछ लक्षण तो बहुत ही मामूली दिखते हैं देखने में, जैसे आपको पैरों में सूजन आवे, आपके चेहरे पे सूजन आवे, पेशाब की मात्रा अत्यधिक हो जाए या काफी कम हो जाए, पेशाब का रंग बदल जाए, पेशाब लाल होने लगे। इसके अलावा भूख में कमी, उल्टी का होना, जी का मिचलाना, तबीयत अच्छी न लगना, सांस जल्दी फूलना, जल्दी थकान होना या ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से छोटी चीजों को आदमी यूजुअली अवॉइड करता है, उनको लगता है कि सामान्य सी बातें हैं, ध्यान नहीं देते। हाँ, ध्यान नहीं देते हैं लोग। पर मुझे लगता है कि अगर जिन चीजों की मैंने चर्चा की, अगर थोड़े भी उनके लक्षण आपको मिलते हैं तो आप निश्चित रूप से जो भी आपके सबसे नजदीकी चिकित्सक हो। जी सर, हम गठिया के मरीज हैं और दर्द की दवा तो जो है अक्सर मुझे लेना पड़ता है। जी जी जी। तो हम चाहेंगे कि आप अपने गुर्दे की जांचें बहुत नियमित रूप से कराएं, और गठिया जैसे उम्र वाली जो गठिया होती है जिसमें हम लोग ऑस्टियो
ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, उन रोगों में ऐसा देखा जाता है कि दर्द की दवाओं का लोग अत्यधिक सेवन कर लेते हैं और कई बार दुर्भाग्यवश गुर्दे में खराबी आ जाती है। तो जो भी आप लें, आप चिकित्सकीय सलाह के बाद ही लें और जितनी न्यूनतम मात्रा हो वो लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और डॉक्टर साहब, लक्षण आपने समझा कर हमारे श्रोताओं को बताएं, तो इन लक्षणों की ओर जरूर हमें ध्यान देना होगा। अगर इस तरह के लक्षण किसी में भी पाए जाते हैं तो आप तुरंत जागरूक होइए और गुर्दा रोग विशेषज्ञ से मिलकर जो भी सलाह लेनी है, जो भी जांचें हैं, उनको जरूर कराइए। डॉक्टर साहब, जहां तक लगता है कि इस तरह के लक्षण हो गए हैं और कोई मरीज आपके पास आता है, तो आप उसकी प्रारंभिक जांच किस तरह से करते हैं? देखिए, अच्छी बात है कि चीजें बहुत। एक फोन हमारे पास डॉक्टर साहब फिर आ गया है। जी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, नमस्कार। पहले नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं दीप बोल रहा हूँ वाराणसी से। जी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को हेमोचूरिया हो जाता है अक्सर करके जी। ब्लीडिंग मेरे को होती है 4 से 5 दिन। तो क्या ये मेरे किडनी पे इफेक्ट है? कितने सालों से ये हो रहा है, पहले आप ये बता दें मुझे। सर, करीबन 5 सालों से। और आपकी उम्र क्या है अभी? सर, 32 साल। तो आपने कभी इसका कारण जानने की कोशिश नहीं की? जी नहीं सर। नहीं, ये देखिए गंभीर लक्षण है। मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से किसी चिकित्सक से मिलना चाहिए, खासकर जो गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं। और जैसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनमें हेमेचूरिया होता है। जैसे अगर हम किडनी की बात करें तो एक बीमारी होती है जिसको IgA नेफ्रोपैथी बोलते हैं। इसमें सामान्य रूप से अचानक गले में अगर किसी को संक्रमण होता है, उसके बाद संभावना होती है कि अचानक उनके पेशाब में खून दिखने लगे। पर इसके अलावा और अतिरिक्त कई भी कारण हैं, जैसे पेशाब में अगर संक्रमण होता है आपको, अगर किडनी में स्टोन की बीमारी होती है, और अगर एक बीमारी और होती है जिसको हम लोग एल्पर्ट सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें भी कई बार पेशाब में अचानक खून आने की संभावना रहती है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है और इसको मुझे लगता है कि आपको काफी गंभीर रूप से इसके बारे में अपने चिकित्सक से चर्चा करनी चाहिए। आपको इसको आप सामान्य रूप से ना लें। पेशाब में खून का आना कभी भी एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये हमेशा एक गंभीर प्रक्रिया है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने फ़ोन किया हमें। और डॉक्टर साहब, हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। सामान्य जांच की बात हम कर रहे थे, कौन कौन सी जांचें आप कर? देखिए, सौभाग्य से जांचें बहुत ही सामान्य हैं और इसको किसी भी अच्छे लैब में किया जा सकता है। जैसे हम लोग मूत्र की जांच करते हैं, जैसे रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो पेशाब का होता है जी। इसके अलावा जो यूरिया और क्रिएटिनिन की जांच होती है, जो सामान्य रूप से कहीं भी उपलब्ध होता है जी। और एक सिंपल अल्ट्रासाउंड जो होता है किडनी का, वो काफी हद तक किडनी के बारे में लोगों को बता सकता है। ब्लड प्रेशर का नापना बहुत ही सामान्य सी चीज है और हर जगह उपलब्ध है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से हम लोग ये मान के चलते हैं कि कुछ न कुछ कारण गुर्दे में कहीं न कहीं है। तो अगर किसी को उच्च रक्तचाप की संभावना है तो इसको सिंपल ब्लड प्रेशर की तरह ना ट्रीट करें। हमेशा सेकेंडरी कॉज, जिसमें गुर्दा सबसे प्रमुख है, उसके बारे में जरूर आप अपनी जांच करा लें। और खासकर अगर एक्सट्रीम ऑफ एज हो, अगर किसी को बहुत यंग एज में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल रहा है या ओल्ड एज में बढ़ा मिल रहा है या बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल रहा है, जो कि सामान्य रूप से नहीं होता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गुर्दा उसके लिए कारण हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर आप प्रारंभिक अवस्था में इसकी जांच कर लें तो बढ़िया से इसको कंट्रोल कर लें तो आप भविष्य में काफी चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए, बहुत उपयोगी बात हो रही है। डॉक्टर DK सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, हमारे मेहमान हैं। बचाव इससे करना हो तो डॉक्टर साहब क्या क्या तरीके हमको अपनाने होंगे? एक फोन हमारे पास। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं बताइए, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं बताइए। नमस्कार सर जी। हाँ जी सर, हमारे पेट में बहुत गड़बड़ी हो रहा है सर। आपका नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम तो सर बिहार से बोल रहे हैं सर, बनारस में काम कर रहे हैं। अच्छा, नाम बताइए, आपका क्या नाम है? गणेश प्रसाद। क्या गड़बड़ी हो रही है डॉक्टर साहब को बताइए। पेट में बहुत दिक्कत हो रहा है सर। आपको पेशाब में भी कोई दिक्कत हो रही है? जी सर, पेशाब रुक रुक के आ रहा है। क्या उम्र है आपकी? 35 बरस है सर। तो बहुत कम उम्र है आपकी तब तो पेट में क्या गड़बड़ी? पेशाब करते हैं ना, रुक रुक के पेशाब कभी काल आता है, लेटिंग साफ नहीं होता है सर। दिन में 4 बार 5 बार लेटिंग के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से किसी निकटतम किसी चिकित्सक, जहाँ तक पेशाब की बात है, आप जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कुछ जांचों की, से पेशाब में रुकावट की वो बात कर रहे थे। सामान्य रूप से इस उम्र में पेशाब में रुकावट नहीं होनी चाहिए जी। तो अगर उनको ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से उनको जो हमने छोटी छोटी जांचें बताई हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड भी शामिल है, अगर उनको वो कर लें तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उनके कारण पता चल जाएंगे। कहीं कोई स्टोन की बीमारी हो, कई बार क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस होता है तो, या कोई इन्फेक्शन चल रहा होता है पेशाब के रास्ते में, तो उनसे इस तरह की शिकायतें आती हैं लोगों को। तो अगर उसकी जांचें वो कराएं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उपाय उसका निकल आएगा। एक कॉल हमारे पास और आ गया है, बात करते हैं। हेलो।
आप बताइए कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे ये सर हम धानापुर से बोल रहे हैं, मनश्याम नाम है हमारा। हैं? क्या समस्या है आपकी, बताइए। सर हमको लंबर स्पाइन की शिकायत है सर, पेशाब में थोड़ा सा दिक्कत है। क्या उम्र है आपकी? 40 के करीब में है सर। तो स्पाइन में क्या आपकी कहीं स्पाइन पे दबाव है? दबाव सर पीजीआई से इलाज चल रहा है। नहीं, दबाव है स्पाइन पे, कोई दबाव है? लंबर स्पाइन की बात कर रहे थे आप? हाँ सर, हाँ। देखिए दुर्भाग्य बस कभी कभी ऐसा होता है कि लंबर स्पाइन में अगर दबाव ज्यादा होता है तो जो नर्व का सप्लाई ब्लैडर का होता है, जो पेशाब की थैली का होता है, वो लंबर स्पाइन के थ्रू ही आता है। तो कई बार अगर दबाव ज्यादा होता है तो पेशाब करने में मरीज को दिक्कत होती है, और अगर उसके लिए अगर वो सर्जरी की सलाह देते हैं या दवाओं की जो भी सलाह देते हैं उसको आप पालन करें। कई बार अगर पेशाब की दिक्कत ज्यादा होती है तो लोग कई बार बार स्वयं से पेशाब के रास्ते में नली डाल के उसको निकालने का प्रयास करते हैं। और आपके सर उतनी दिक्कत तो नहीं है, फिर भी सर थोड़ा सा जलन टाइप का होता है, दवा चल रही पीजीआई से हमारी। जी, तो आप पेशाब की जांच करा के देख लें, अगर उसमें कोई संक्रमण हो सकता है कि आपका जो पेशाब पूरा ना निकल पा रहा हो, कुछ पेशाब उसके अंदर रुक जाता हो और जिसमें संक्रमण हो, तो आप संक्रमण की जांच करा लें और उसके बाद मुझे लगता है इसका इलाज बहुत आसानी से संभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं, बचाव के तरीके बता रहे थे डॉक्टर साहब आप। जी, जैसे हमने कारणों की चर्चा की, और कारणों का अगर हम प्रारंभ में इलाज करें तो शायद इससे काफी हद तक बच सकते हैं जी। पर दुर्भाग्यवश कुछ बीमारियां ऐसी जरूर होती हैं जिसपे हमको काफी देर से पता चलता है। क्योंकि गुर्दे की खराब होने की रफ्तार कई बार बहुत धीमी होती है, तो लोग इसको सामान्य रूप से पकड़ नहीं पाते और काफी देर से चिकित्सकों के पास पहुंचते हैं। दुर्भाग्यवश अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर जिस स्थिति में मरीज पहुंचता है डॉक्टर के पास, उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। बचाव के बारे में हमने कहा, जैसे खान पान का बचाव आप कर सकते हैं। एक फोन आ गया सब। हाँ नमस्कार, नाम बताइए, कौन बोल रही हैं? हम बक्सर बिहार से बोल रहे हैं। नाम बताइए। मेरा मीना कुमारी नाम है सर। क्या समस्या है बताइए? जी बताएं। सर मेरी मम्मी को ना बाथरूम बहुत ज्यादा आता है और शरीर दुखता भी है, तो इसी बारे में पूछना था कि कोई किडनी संबंधी गड़बड़ी तो नहीं है? आपके कहने से मुझे लग रहा है कि वो कई बार अपने बाथरूम के लिए जाती हैं, यही कहना चाह रही है ना? हाँ सर, हाँ, मेरे भी वही प्रॉब्लम है। अच्छा, रात में भी कई बार उठना होता है आपको? मेरे में भी मैंने घड़ी पेशाब जाते हैं, दिन में 10-12 बार तो जाते ही हैं। जी। देखिए मैंने पहले भी चर्चा की, या तो संक्रमण हो सकता है। औरतों में एक और सी समस्या होती है, अगर बच्चा होने के दौरान अगर बहुत देर तक प्रसव होता है लेबर, तो कई बार वो बच्चेदानी थोड़ा नीचे खिसक जाता है और उसमें पेशाब रोकने की ताकत कम हो जाती है। तो उसमें अगर आपको ऐसा लगता है तो किसी आप स्त्री रोग से मिलके अपना उसकी जांच करा लें, और कुछ संक्रमण हो तो उसका इलाज आप करा पाएंगी। जांच से ये पता चल पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बचाव में और किन किन बातों का ध्यान दें? हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे जो हमारी जीवन पद्धति है, जो लाइफ स्टाइल है, उसको हम लोग जरूर चेंज करना चाहिए। बहुत तनाव, अधिक उच्च रक्तचाप का होना, मोटापा होना, तंबाकू का किसी भी फॉर्म में सेवन, खान पान में अत्यधिक जंक फूड का सेवन, इन चीजों से अगर हम लोग बचें तो शायद काफी हद तक उससे संबंधित जो बीमारियां होती है उससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, जब भी किडनी की बात आती है या जब कभी गंभीरता किडनी रोग की हो जाती है तो बहुत चर्चित एक नाम है डायलिसिस। ये कब कराने की जरूरत पड़ती है, इसकी क्या उपयोगिता है और कितना फायदा इससे होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए ये एक जीवन रक्षक पद्धति है, मतलब आप किसी का जीवन बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी उपयोगिता आप इसके शब्द से ही समझ सकते हैं। देखिए 2 तरह की किडनी में खराबी आती है जिसमें डायलिसिस की आवश्यकता होती है। एक बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, जिसमें अचानक किडनी खराब होती है, और एक होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें धीरे धीरे किडनी खराब होती है। जो अचानक किडनी खराब होती है उसमें अच्छी बात ये होती है कि 80 से 90% लोगों की किडनी फिर से पुनः पूरी तरह से ठीक हो सकती है। जी, अगर उस तरह के मरीजों में अगर डायलिसिस करने की आवश्यकता है तो बिल्कुल इससे डरना नहीं चाहिए। आप मरीज को जब जीवित रख पाएंगे तभी उसका इस बारे में सोच पाएंगे कि उनके गुर्दे ठीक हो सके। उस समय अगर आवश्यकता है और अगर आपके चिकित्सक इसकी सलाह दे रहे हैं तो निश्चित रूप से निर्भीक होकर इसके लिए जाएं, क्योंकि ये जीवन बचाने की प्रक्रिया है। जहां तक क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात है, दुर्भाग्यवश उसमें मरीज डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाता है और कई बार गुर्दे प्रत्यारोपण की चर्चा होती है उसमें जी। पर जब तक गुर्दा प्रत्यारोपण हम नहीं करते हैं तो ये वो पद्धति जिसमें आप मरीज को करीब करीब सामान्य स्थिति में रख सकते हैं। और मेरे अपने 12 साल के अनुभव में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो पिछले 10 सालों से डायलिसिस पे हैं और बिल्कुल सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। थोड़ी सी खर्चीली प्रक्रिया जरूर है पर निश्चित रूप से आदमी को एक सामान्य जीवन देने में ये सक्षम है। तो आप डरे नहीं, देखिए जीवन का अंत नहीं है किडनी फेल होना। हाँ, जीवन में थोड़े से परिवर्तन की जरूरत है और आप एक अच्छी जिंदगी और ऐसी एक उपयोगी जिंदगी भी जी सकते हैं जिसमें आप डायलिसिस पे भी हों।
और हमारे पास ऐसे बहुत से मरीज हैं जो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, खर्चीली प्रक्रिया है ये आपने कहा, तो एक सामान्य रूप से एक बार डायलिसिस कराने में अनुमानतः कितना खर्च होता है? देखिए, खर्च तो पहले के जमाने में बहुत हुआ करता था, बट तब तो काफी ये खर्च काफी कम हो गया है जी। डॉक्टर साहब, एक फोन आ गया है। हेलो, हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए। डॉक्टर साहब प्रणाम, मैं अनिल कुमार बोल रहा हूँ, कहाँ से? गाजीपुर जिला सर। हाँ पूछिए। जी बताओ अनिल जी। हाँ सर, मेरे दाहिनी तरफ अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, उसके ऊपर जो चेस्ट के साइड में कभी दर्द कर रहा है सर, कभी खरकन टाइप हो रहा है सर। तो देखिए, गुर्दा संबंधित तो नहीं लग रहा, आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया था और उसके ऊपर आप दर्द बता रहे हैं। नहीं सर, जो चेस्ट है ना, जो चेस्ट के ऊपर जो दाहिने साइड में जो है ना रीढ़ की हड्डी, जी सर उसी में वो कभी कभी जैसे खरकन टाइप हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर। तो क्या रीढ़ की हड्डी में शून्य करके ऑपरेशन हुआ था या बेहोश करके ऑपरेशन हुआ था? नहीं सर, जो तो कमर में इंजेक्शन लगा के ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। हाँ, तो ये हो सकता है कि उसका थोड़ा क्रॉनिक इफेक्ट हो। आप जिस सर्जन के आपने ऑपरेशन कराया था उनसे कृपया मिल लें और आप। नहीं सर, तो एक बार हमने क्या बोले अल्ट्रासाउंड कराया था, तो किडनी में सर मतलब स्टोन का शिकायत था, तो हमने दवा चलाया, बोले कि गल गया है, हो सकता है फिर नहीं बन गया। दुर्भाग्य बस देखिए, किडनी स्टोन गलाने की कोई दवा आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। हाँ, वो कभी कभी निकल के बाहर जरूर चलाता है पेशाब के रास्ते से, और जिसको एक बार स्टोन होता है उसको दोबारा स्टोन होने की आशंका हमेशा रहती है। तो अपने खान पान और बाकी अपने जीवन प्रणाली में जरूर ध्यान रखें इस चीज का। बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, गुर्दा प्रत्यारोपण वाली बात आपने कही थी, तो किन परिस्थितियों में प्रत्यारोपण करना पड़ता है? देखिए, जैसे हमने बताया कि जब गुर्दा परमानेंट खराब हो जाता है, जिससे क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 है और डायलिसिस की बार बार आवश्यकता पड़ रही है, जो कि सामान्य रूप से हफ्ते में 3 बार या कुछ लोगों में 2 बार भी किया जाता है। वैसे लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं। बच्चों में कई बार हम लोग प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब उनको डायलिसिस पर ना ले जाके सीधे ही गुर्दा प्रत्यारोपण की चर्चा होती है। तो ये जो स्थितियां हैं, इसमें गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत उपयोगी जानकारी आपने दी। चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? टिप्स तो मैं यही देना चाहूंगा, देखिए, बचाव में ही सुरक्षा है। अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, खासकर गुर्दा रोग से, अपने जीवन पद्धति को सही रखें। अगर आप मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी हैं तो इनका नियमित और सही इलाज कराएं। अनावश्यक दवाओं के सेवन से बचें। अगर आप तंबाकू का अत्यधिक सेवन करते हैं तो कृपया इनसे बचें। अपने जीवन में व्यायाम नियमित रूप से करें, खान पान पे विशेष ध्यान दें, और मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से इससे काफी सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, ये फोन इन कार्यक्रम हमने आज श्रोताओं तक पहुंचाया। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान थे वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DK सिन्हा जी। हम तमाम सुनने वालों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और अपने श्रोताओं के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें, किडनी रोग से दूर रहें। डॉक्टर साहब द्वारा जो भी बताई गई बातें हैं उनका वो उपयोग करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को देते हैं। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। आवाज़ ये किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है। आवाज़ ये किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है। मैं सुन के जिसे शर्मा जाऊं, है कौन जो मुझ में समाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने
छुपाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। और अब श्रोताओं से यही कहेंगे कि अगले सप्ताह एक नए विशेषज्ञ के साथ, एक नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।